हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी लोकेश चैनल में। तो आज ये हमारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। हो सका तो और भी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, देखेंगे लेंथ के हिसाब से वीडियो की। तो देरी ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता हमारा सेक्शन 2, जो बात करता है डेफिनेशंस की। इसके अंतर्गत कई सारी डेफिनेशंस निकल के आती हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है कब क्या मानी जाएंगी। तो सबसे पहली इसमें क्लॉज आता है एट्रोसिटी का। एट्रोसिटी का हिंदी में मीनिंग होती है अत्याचार। अगर किसी व्यक्ति पर कोई अत्याचार करता है तो उसे हम एट्रोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि एट्रोसिटी वो माना जाएगा जो कि पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 3। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी सेक्शन 3 के अंतर्गत डेफिनेशंस दी गई हैं, वो सब क्या होंगी, एट्रोसिटी की कैटेगरी में आएंगे, और वो पनिशेबल ऑफेंसेस होते हैं सेक्शन 3 के अंतर्गत। अगला आता है क्लोज बी, जिसमें बात करी गई है कोड की, कि कोड का मीनिंग सेम एज इट इज माना जाएगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का एज इट इज वर्क करेंगे। जो भी हमारे कोड के अंतर्गत पनिशमेंट डिसाइड होगी, जो भी कोड के अंदर होगी, वैसा ही कोड कहीं अगर लिखा आता है सेक्शन के अंतर्गत तो वो सेम एज इट इज एज अ परफॉर्म करेगा। अब जैसे कि एक नया बिल आ चुका है तो वो उसकी जगह रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ मतलब कोड की जगह वो नया एक्ट आ जाएगा, वो सीआरपीसी का नया नाम आ जाएगा, जो अभी नया रिसेंटली पास हो चुका है। अगला आता है हमारा क्लोज बी बी। इसमें बात करी गई है डिपेंडेंट की। जैसे देखो, कोई अगर व्यक्ति है, ठीक है, कोई अकेला कमाने वाला है, एससी का व्यक्ति है, कोई अपर कास्ट ने क्या करा है, उसे मार दिया क्योंकि वो एससी का था, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंट होंगे, जैसे कि स्पाउस हो गए यानी कि पति पत्नी में से कोई एक, चिल्ड्रन हो गए बच्चे, पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है, उस विक्टिम से रिलेटेड जो भी होंगे वो क्या होंगे, डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। अगला आता है हमारा क्लोज बी सी। इसके अंतर्गत हमें 4 सब क्लोज देखने को मिलते हैं, जो कि बात करते हैं इकोनॉमिक बाइकआउट की, कि क्या क्या चीज़ जो है इकोनॉमिक बाइकआउट हो सकती हैं। देखो, ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कि ये 4 क्लोज सब एक से ही लगेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि सबसे पहला क्लोज बात करता है ए रिफ्यूजल टू डील विद वर्क फॉर हायर टू और डू बिजनेस विद अदर पर्सन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसी व्यक्ति का व्यक्ति है तो उससे मना कर देना कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे या हम आपको नहीं लेंगे काम पे क्योंकि आप ऐसी व्यक्ति हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक बाइकआउट होगा। अगर आता है टू डिनाई अपॉर्चुनिटीज। किसी व्यक्ति को इसलिए अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही क्योंकि वो ऐसी व्यक्ति का है, तो वो भी क्या होगा, इकोनॉमिक बाइकआउट होगा। अब अपॉर्चुनिटीज ऐसे, जैसे कि कोई कंपनी में गया, ठीक है, ऐसी व्यक्ति का व्यक्ति, अब बॉस को पता चल गया कि ये तो एससी का है, तो इसके प्रमोशन के लिए वो काम नहीं दिया जाएगा, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाएगी कि आप अच्छा काम करो ताकि हम आपका प्रमोशन कर सकें। तो ऐसे मना कर देना अपॉर्चुनिटीज के लिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वे में, तो वो क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक बाइकआउट होगा। थर्ड आता है टू रिफ्यूजल टू डू एनी थिंग, यानी कि उससे कुछ भी काम करने के लिए मना कर देना। जैसे कि आप दुकान पे गए, ठीक है, दुकानदार को पता चला कि आप एससी के और दुकानदार जो है जनरल कास्ट का निकला, ठीक है, या कुछ अपर कास्ट का निकला। तो अब क्या होगा कि दुकानदार मना कर देता है कि हम आपको सामान नहीं देंगे क्योंकि आप एससी के हो, ठीक है, या हम आपसे जो है आ, हम आपको महंगा सामान देंगे। तो ऐसा कुछ भी काम करता है तो वो हमारा इकोनॉमिक बाइकआउट की कैटेगरी में आएगा। एंड फोर्थ सब क्लोज आता है टू ऑप्शन फ्रॉम द प्रोफेशनली और बिजनेस रिलेशन। उस व्यक्ति से प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन बनाने से मना कर देना कि हम आपसे प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन नहीं बनाएंगे क्योंकि आप एससी व्यक्ति हो या एसटी के व्यक्ति हो, ठीक है। तो आपका जो है वो भी इकोनॉमिक बाइकआउट होगा। अगला आता है हमारा एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट के पास पावर होती है कि जो स्टेट के पास पावर होती है कि वो जो है सब क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 14 के अंतर्गत जो सब क्लोज सब सेक्शन 1 दिया गया है, उसमें उसको पावर दी जाती है कोर्ट को कि आप जो है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बना सकते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ एससी एंड एसटीज। जैसे कि अगर किसी का कोई शोषण हुआ है, ठीक है, विक्टिम है कोई एससी व्यक्ति, तो उसके जल्दी स्पीडी ट्रायल के लिए, उसके जल्दी बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या है, स्पेशल एक्सक्लूसिव कोड बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड कौन सी होती हैं, तो जैसे हमारी फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गई या हमारी चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट हो गई जिसमें बच्चों को रखा जाता है। तो ये जो है एग्जांपल होते हैं एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के। अगला आता है बीई। इसमें आता है फॉरेस्ट राइट। इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है
फॉरेस्ट राइट इसमें सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेस्ट राइट का मीनिंग एज इट इज समझा जाएगा, जो कि हमें सब सेक्शन 1 के अंदर सेक्शन 3 के अंतर्गत ये हमारा शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग, ये हमारा एक्ट है 2006 का। इसके अकॉर्डिंग जो उसमें डेफिनेशन दी गई है फॉरेस्ट राइट की, सेम एज इट इज फॉरेस्ट राइट के जो है इसके अंदर भी डेफिनेशन मानी जाएगी। अब ये फॉरेस्ट राइट जो है इसमें क्यों रखा गया, तो इसका रीज़न यही आता है कि जो हमारे एसटी व्यक्ति जो होते हैं वो आधे ज़्यादातर जंगलों में ही रहते हैं, ठीक है। उनका मेन जो एरिया होता है वो जंगलों में ही रहना होता है और उनका जो है लकड़ियों से काम चलाना होता है, ठीक है। तो उनके कुछ राइट बन जाते हैं, जैसे कि उनके पास लकड़ी काटने का राइट हो जाता है, ठीक है, अपने फूड वूड बनाने के लिए। और मतलब कई सारे राइट आ जाते हैं फॉरेस्ट के, तो वो जो है सेम एज इट इज़ इस एक्ट के अंदर जो दिए गए हैं शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग एक्ट 2006 का सेम एज इट इज़ माना जाएगा, जो हमें सेक्शन 3 के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला आता है हमारा BF, इसमें आता है मैनुअल स्केवेंजर। अगर कोई व्यक्ति जो है मैनुअल स्केवेंजर, मैं बताता हूँ, वो व्यक्ति होता है जिससे हम जैसे कि कोई व्यक्ति जो कूड़ा साफ करने वाला, इजी लैंग्वेज में कि जो लोग कूड़ा साफ करते हैं उन्हें हम मैनुअल स्केवेंजर बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी मीनिंग सेम एज इट इज मानी जाएगी, जो कि हमें क्लोज G के अंतर्गत सब सेक्शन 1 के अंतर्गत सेक्शन 2 के अंतर्गत देखने को मिलती है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर एंड रिहेबिटेशन एक्ट 2013 के अंतर्गत जो डेफिनेशन दी गई है सेम एज इट इज मैनुअल स्केवेंजर की डेफिनेशन इसमें भी सेम एज इट इज मानी जाएगी। अगला आता है हमारा BG, जिसमें बताया गया पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन सेम एज इट इज मानी जाएगी, जो हमें IPC के सेक्शन 21 के अंतर्गत देखने को मिलती है। देखो, अब नया कानून आया है तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट ला के इसे चेंज किया जाए या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डेफिनेशन पब्लिक सर्वेंट की कहीं और डिफाइन हो, ये भी देखो कुछ अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में पास हुआ है वो अभी नए एक्ट जो हैं, तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि इंडियन पीनल कोड का नाम चेंज करके, तो ये फर्दर चेंज हो सकता है। अगला आता है हमारा क्लोज C, जिसमें बात करी गई है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसका मीनिंग एज इट इज माना जाएगा, जो कि हमें क्लोज 24 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो सेम दिए गए हैं सेम एज इट इज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को माना जाएगा। जब हम आर्टिकल 366 पढ़ते हैं तो उसके अंदर का डेफिनेशन दी गई है, जिसमें हमें क्लोज 24 बताता है शेड्यूल कास्ट क्या है, ठीक है, और वहीं क्लोज 25 बताता है शेड्यूल ट्राइब क्या है, आर्टिकल 366 का। जब हम आर्टिकल 341 पढ़ते हैं तो इसमें बताते हैं कि शेड्यूल कास्ट होगी कौन, मतलब शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत कौन कौन इंक्लूड होगा, और आर्टिकल 342 के अंतर्गत बताते हैं कि ST का कौन होगा। तो देखा जाए तो आर्टिकल 341 बताता है कि SC कौन होगा और आर्टिकल 342 बताता है कि ST कौन होगा, और आर्टिकल हमारा 366 बताता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। मेन क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में होगा कौन, ये डिसाइड कौन करता है, तो ये डिसाइड करने की पावर होती है प्रेसिडेंट की। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है कि कौन SC और ST की कैटेगरी में आएगा, लेकिन प्रेसिडेंट को स्टेट के मामले में कंसीडर करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से कि हम ये जो है इन लोगों को SC की कैटेगरी में लाना चाह रहे हैं या ST की कैटेगरी में लाना चाह रहे हैं। अब आता है कि रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ SC या ST, ठीक है, कि किस व्यक्ति को जो है SC और ST की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट में इंक्लूड और एक्सक्लूड इन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो इंक्लूड कर सके, यानी कि हटा सके या उसमें नाम जोड़ सके, उसकी पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसी मन करा हटा दिया, उन्हें जो है बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट, जो उनका ऑफिशियल गैजेट है उसके माध्यम से क्या है, और नोटिफिकेशन के थ्रू ये बताना होगा कि हमने इसको हटाया है, ये इसको जोड़ा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लोज D पे, जो बात करता है स्पेशल कोर्ट की। इसमें कहता है कि स्पेशल कोर्ट को वही माना जाएगा स्पेशल कोर्ट जो कि हमें सेक्शन 14 के अंतर्गत डिफाइन है कि हमें स्पेशल कोर्ट कौन सी होगी। अगला आता है हमारा क्लोज E, जिसमें बात की गई है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगला आता है हमारा क्लोज EA, जिसमें बात करी गई है शेड्यूल की। तो शेड्यूल जो है इसका एज इट इज माना जाएगा, जो हमारे शेड्यूल अपीयर टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो भी शेड्यूल दिए गए हैं तो उस शेड्यूल को ये डिनोट करेगा हमारा। अगला क्लोज आता है हमारा EB, जो बात करता है सोशल बाइकॉट। सोशल बाइकॉट का मीनिंग वही है कि सोशल बाइकॉट मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति जो है उस जो नॉन SC ST का है और वो किसी व्यक्ति को जो है
इसलिए मार रहा है, इसलिए प्रताड़ित कर रहा है क्योंकि वो एससी का है, तो वो हमारा क्या होगा, सोशल बाइकआउट होगा। अगला आता है हमारा ईसी, क्लॉज ईसी, जो बात करता है विक्टिम की, कौन विक्टिम होगा, तो विक्टिम का मीनिंग सेम एज इट इज माना जाएगा, जो कि क्लॉज सी सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 के अंतर्गत डिफाइन है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत। तो हमारा विक्टिम होगा। अब विक्टिम में देखो दो चीज, तीन चार चीज आती हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सफर कर रहा हो, कोई फिजिकल टॉर्चर या कोई मेंटल टॉर्चर या कोई साइकोलॉजिकल टॉर्चर, साइकोलॉजिकल टॉर्चर मीन दिमाग का टॉर्चर, कोई इमोशनली या मॉनिटरी हार्म कर रहा है, ठीक है, जैसे कि उसकी या कोई उसकी प्रॉपर्टी को जला रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा विक्टिम कहलाया जाएगा, वो व्यक्ति विक्टिम होगा। जैसे कि किसी व्यक्ति का जो है घर जला दिया, ठीक है, तो वो विक्टिम हो गया। अगर वो एससी का व्यक्ति है और नॉन एससी ने काम किया है, तो ये एक्ट उस पर लागू हुआ, पहली बात तो। अगर कोई नॉन एससी व्यक्ति ने या एसटी व्यक्ति ने, नॉन एससी एसटी व्यक्ति ने किसी एससी व्यक्ति का घर जला दिया क्योंकि वो एससी का है, तो वो जो है विक्टिम कहलाया जाएगा, मतलब जिसके साथ वो घटना हुई है वो विक्टिम कहलाया जाएगा। अगला आता है हमारा क्लोज ईडी, जो बात करता है विटनेस की। विटनेस मीन्स तो कोई तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, नॉलेज इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन से जो आई हो या इंक्वायरी से आई हो कुछ भी चीज़, तो वो हमारा, और उस व्यक्ति को कोर्ट में जाके खड़ा कर देते हैं गवाही देने के लिए, तो वो हमारा क्या है, विटनेस कहलाया जाएगा। क्लोज ऐप बात करता है कि अगर कोई वर्ड या कोई एक्सपेंशन जो है यूज्ड हुआ है इस एक्ट के अंतर्गत लेकिन डिफाइन नहीं है इस एक्ट में, तो सेम एज इट इज मीनिंग उसकी ऐसी मानी जाएगी जो हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी के अंतर्गत दी गई होगी, जो डेफिनेशन सेम एज इट इज उस वर्ड का मीनिंग एज इट इज माना जाएगा। तो ये होते हैं हमारे सेक्शन 2 कंप्लीट। अब आता है हमारा चैप्टर 2, जिसमें बात करी गई है ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज, यानी कि अत्याचार के ऑफेंसेस। तो इसमें हमारा सेक्शन 3 जो है डील करता है। अब ये सेक्शन 3 भी हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है, सेक्शन 3 क्लोज 1 और सेक्शन 3 क्लोज 2 में, ठीक है। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत कुछ डेफिनेशन दी गई है कि कौन कौन से अत्याचार होंगे, और 2 के अंतर्गत पनिशमेंट डिफाइन की गई है कि ये पनिशमेंट होगी अगर कोई ऑफेंस करता है तो। ज़्यादातर पनिशमेंट सेम सी है, मतलब कि काम जो करते हैं वो सेम सेम से ही है, मतलब कि किसी ने सेम एक्ट कर दिया तो उसकी पनिशमेंट बढ़ जाती है। तो वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज। इसमें हम क्लोज 1 की बात करेंगे कि क्लोज 1 के अंतर्गत क्या क्या डिफाइन है। सबसे पहली बात, ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज उस पर अप्लाई होंगे, मतलब कि अगर कोई नॉन एससी एसटी का व्यक्ति एससी व्यक्ति पे कुछ काम ऐसे बता रहा है, ठीक है, करवा रहा है, तो वो व्यक्ति लायबल होगा। अगर कोई एससी एसटी का व्यक्ति ही एससी एससी वाले को काम करवा रहा है, तो वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहली बात, वो व्यक्ति नॉन एससी एसटी होना चाहिए, तभी ये एक्ट जो है अप्लाई होगा, तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा। इसमें सब क्लोज ए बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी एससी वाले व्यक्ति को मुंह में, ठीक है, इन एडिबल या ऑब्सनेस सब्सटेंसेस, मतलब कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि खाने योग्य नहीं होते या खतरनाक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, वो फोर्सफुली उस एससी या एसटी के व्यक्ति के मुंह में डालता है, ठीक है, तो वो जो है लायबल होगा पनिशमेंट के लिए, ठीक है। या कुछ ऐसी चीज पिलाता है जो कि नहीं पीनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, तो वो क्या होगा, हमारा सेक्शन 3 के क्लोज 1 के सब क्लोज ए के अंतर्गत पनिशमेंट होगा, लायबल होगा। अगला सब क्लोज आता है हमारा बी, जो बात करता है कि अगर किसी एसटी या एसटी के, मतलब एससी या एसटी के घर के आगे कुछ कूड़ा डालता है, ठीक है, या कुछ ऐसी गंदगी फैलाता है जिससे क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जीना हराम हो जाए, एक तरह से यही बोलेंगे, जैसे कि डम डालता है, गंदगी फैलाता है, ठीक है, कार क्रैशेस डालता है, यानी कि कूड़ा कचरा डाल लो, समझ लो कि गंदगी वाली चीज़ें जो है किसी एसटी या एससी के घर के आगे डालता है, तो वो लायबल होगा सब क्लोज बी के अंतर्गत। सब क्लोज सी बात करता है कि अगर किसी एससी या एसटी व्यक्ति को क्या कर देता है, कॉज कर देता है इंजरी या इंसल्ट कर देता है, ठीक है, बेइज्जती मार देता है जानबूझ के, कि उसे नीचा दिखाने के लिए कि आप एससी के व्यक्ति हो या एसटी के व्यक्ति हो, या उसके मुंह पे कूड़ा मारता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल फेंकता है, या कुछ भी ऐसी चीज करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा सब क्लोज सी के अंतर्गत लायबल होगा। सब क्लोज डी बात करता है गार्लैंड विद फुटवियर और पैरेडिस नेक्ड, यानी कि अगर उसके व्यक्ति के कपड़े उतार के रास्ते में घुमाना किसे कहते हैं, या मुंह पे काली पोतना, या उसके कपड़े फाड़ देना,
अगर कोई ऐसा व्यक्ति काम करता है SC या ST व्यक्ति के खिलाफ, तो वो सब क्लोज D के तहत लाइबल होगा। अगला सब क्लोज है हमारा E। तो अगर कोई व्यक्ति जो है SC या ST व्यक्ति के मुंह पे कुछ पेंटिंग करता है, उसकी मूछें उघाड़ देता है, ठीक है, उसके बॉडी पे कुछ चित्रकला कर देता है उसे नीचा दिखाने के लिए, उसकी ह्यूमैनिटी डिग्निटी को डाउनग्रेड कर देता है, तो वो व्यक्ति जो है हमारा सब क्लोज ई के अंतर्गत लाइबल होगा। एफ बात करता है SC या ST व्यक्ति की रॉन्गफुली ऑक्यूपाइड कर लेना जमीन को और उस पर कल्टीवेट कर लेना, ठीक है, मतलब खेती बाड़ी करना जबरदस्ती, तो वो हमारा एफ के अंतर्गत लाइबल होगा। जी के अंतर्गत जी बात करता है रॉन्गफुल डिस्पोजल्स, कुछ रॉन्गफुली एक्ट कर देता है, जैसे कि उसकी लैंड को हड़प लेता है, उसके फॉरेस्ट राइट को छीन लेता है, उसके इरिगेशन की सिस्टम को जो है तबाह कर देता है, ठीक है, प्रेमाइसेस को तबाह कर देता है, वाटर नहीं देता, उसे पानी नहीं देता है, या उसकी खेती बाड़ी को यानी कि क्रॉप को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो हमारा जो है सब क्लोज जी के अंतर्गत लाइबल होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि फॉर्म द पर्पज ऑफ क्लोज एफ एंड दिस क्लोज द एक्सपेंशन रॉन्गफुली इंक्लूड। इसमें रॉन्गफुल जो चीज़ें होंगी ना, कि रॉन्गफुली में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो वो होंगी हमारी पर्सनल विल के थ्रू अगर कुछ करता है, या पर्सनल कंसेंट से करता है, मतलब पर्सन की विदाउट द पर्सन कंसेंट, उस पर्सन की बिना कंसेंट के वो खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है, या उस पर्सन को फियर ऑफ डेथ, उसे मौत का डर दिखा करके या उसे नुकसान पहुंचा करके कुछ ऐसा काम करता है, या फैब्रिकेशन रिकॉर्ड ऑफ सच लैंड, उस लैंड के दस्तावेजों को फाड़ देता है। अगला सब क्लोज आता है हमारा एच। ये बात करता है कि अगर किसी SC या ST वाले व्यक्ति को भिखारी बनाने के मकसद से उसे जॉब पर लेता है, ठीक है, जैसे कि उसे नौकरी पे रख लिया, अब उसकी सैलरी नहीं दे रहा, ठीक है, या उसे अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लगा रहा है कि हम आपको सैलरी नहीं देंगे, हम आपसे काम कराएंगे, बहुत लेबर मजदूरी कराएंगे, क्या क्या काम जो है नहीं करने चाहिए, वो काम करवा रहा है, तो वो जो है हमारा क्लोज एच, सब क्लोज एच के अंतर्गत लाइबल होगा। अगला हमारा आता है सब क्लोज आई, जिसमें बात करी गई है कंप्लाई टू डिग ग्रेविज, मतलब कि वो कबर खोदना, अपने लिए खुद की कबर खुदवाना, ठीक है, तो वो अगर काम ऐसा करवाता है तो वो भी व्यक्ति जो है आई के अंतर्गत लायबल होगा, मतलब कि वो पनिशमेंट का हकदार होगा। अगला आता है हमारा जे, जो बात करता है मैनुअल स्कैवेंजर की। मैनुअल स्कैवेंजर वही व्यक्ति होता है जिससे नाली साफ कराई जाती है, ठीक है, गंदे काम कराए जाते हैं, तो वो हमारा जे के अंतर्गत लायबल होगा। अगला आता है हमारा के, जिसमें कहते हैं देवदासी प्रथा अगर कोई व्यक्ति कराता है। देवदासी प्रथा वो होती है जिसमें मैरिज करा देते। पहले क्या होता था कि लड़कियों की शादी, जो सुंदर सुंदर लड़कियां होती थी उनकी शादी देवताओं के साथ करा दी जाती थी, ठीक है, जो लड़की कमजोर होती थी, अपने फिजिकल में कमजोर होती थी, तो उन व्यक्ति की, उन लड़कियों की क्या देवताओं के साथ शादी करा दी जाती थी। अब फिर उन्हें क्या है कि उन्हें वहीं पर उनका जो है देवता के साथ रहना और उनकी सेवा पानी करना, उनके जो टेम्पल की एरिया थी उन्हें साफ कराना, तो ये सब चीज़ें आती थी हमारी देवदासी प्रथा के अंतर्गत। तो अगर कोई ऐसा काम कराता है तो वो भी व्यक्ति जो है के, सब क्लोज के अंतर्गत लायबल होगा। देखो ये जो हमारे सब क्लोज चल रहे हैं वो सेक्शन 3 के क्लोज 1 के सब क्लोज चल रहे हैं ये सब अभी तक, ठीक है। अगला आता है हमारा एल, जिसमें बात करी गई है कि फोर्स या इंटीमेट या प्रिवेंट ऐसा कुछ काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जैसे कि नॉट टू वोट, उसे वोट देने का अधिकार नहीं देता कोई, या नॉट टू फाइल अ नॉमिनी कैंडिडेट, वो अपना नॉमिनेशन एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में कैंडिडेट के एज अ नॉमिनी अगर कोई रखता है तो उसका नाम नहीं चढ़ाने देते, ठीक है, और नॉट टू प्रपोज और सेकंड नॉमिनेशन, या मेंबर किसी अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मेंबर को प्रपोज नहीं किया दिया जाता, तो वो भी व्यक्ति जो है हमारा एल सब क्लोज के अंतर्गत लायबल होगा। अगला सब क्लोज आता है हमारा एम। इसमें क्या है कि फोर्सफुली किसी व्यक्ति को काम करने से रोकना, जैसे कि किसी ऑफिस में ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, उसका काम है कि न्याय शांति को बनाए रखना, ठीक है, अब उसके मेंबर क्या करते हैं, सब अपर कास्ट के हैं, वो SC का है, तो वो सब क्या है उस व्यक्ति को रोकते हैं कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे या अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे, ताकि क्या उसकी नौकरी चली जाए, या ऐसा कुछ काम करते हैं फोर्सफुली जिससे क्या उसकी ड्यूटी और फंक्शन नहीं हो पाती, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा एम सेक्शन के अंतर्गत लाइबल होगा। अगला आता है हमारा क्लोज एन, सब क्लोज एन। इसमें क्या आता है आफ्टर द पोल से कोई कोज हर्ट करता है, वो हर्ट
सिंपल हर्ट भी हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है, या उसके साथ बदतमीजी करता है, ठीक है, असॉल्ट करता है, या कुछ ऐसा ट्रीट करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जैसे कि सोशल और इकोनॉमिक बायकॉट करता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी हमारा एन सब क्लोज के अंतर्गत लायबल होगा। अगला आता है हमारा ओ सब क्लोज, जिसमें बात की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, उसके पास वोट का राइट भी है, उसे नहीं दिया जा रहा, तो वो व्यक्ति भी क्या है, हमारा ओ क्लोज के अंतर्गत लायबल होगा। अगला आता है हमारा सब क्लोज पी, जिसमें बात की गई है इंस्टीट्यूट की। अगर कोई व्यक्ति जो है फॉल्स, मिसलीनियस या क्रिमिनल केस उस व्यक्ति के खिलाफ लगाता है, लीगल प्रोसीडिंग चलाता है, उसे इसलिए ताकि उसे मेंटली हरास किया जा सके या उसे परेशान किया जा सके, तो वो व्यक्ति भी हमारा पी क्लोज के अंतर्गत लायबल होगा। अगला आता है हमारा क्यों। इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है झूठी गवाही देता है, या इंफॉर्मेशन के साथ फैब्रिकेशन करता है, यानी कि उसमें छेड़छाड़ करता है, ठीक है, या उसमें कुछ बदलाव करता है, या कुछ फॉल्स एविडेंस उसमें इकट्ठा करता है, तो वो व्यक्ति भी क्या है, सब क्लोज क्यों के अंतर्गत लायबल होगा। अगला आता है हमारा आर। इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को इंटेंशनली इंसल्ट किया जाता है या उसे ह्यूमिलेट किया जाता है, ठीक है, इस मकसद से ताकि उसकी बेइज्जती हो सके ऐसे प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी हमारा आर सब क्लोज के अंतर्गत लायबल होगा। ऐसे अगला आता है हमारा एस सब क्लोज, जिसमें बात कर गई है अब्यूज बाय कास्ट और नेम। अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी कास्ट से, यानी कि उसकी जाति से या उसके नाम से पुकारता है, इसलिए क्योंकि वो एससी का है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, लायबल होगा एस क्लोज के अंतर्गत। इसमें क्या है कि वो व्यक्ति जो है पब्लिक प्लेस पे अगर वो कुछ ऐसा काम करता है, तो वो व्यक्ति तब लायबल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ये कई सारे हमारे जो है देखने को चलते हैं, जैसे कि हमारा टी है। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, या कुछ ऐसा काम करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए, जिससे कि क्या है, उससे डर लग जाता है, तो वो व्यक्ति टी के अंतर्गत लायबल होगा, ठीक है। अगला आता है हमारा यू सब क्लोज, जिसमें बात करी गई कोई ऐसा वर्ड ये रिटर्न में या स्पोकन में या सिंबल के द्वारा जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो उस चीज़ का, ठीक है, प्रमोट हो रहा हो, या अटेम्प्ट टू प्रमोट फीलिंग ऑफ एम्निटी, दुष्प्रभाव से, मतलब गंदे इरादे से उनका वो कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, व्यक्ति यू कैटेगरी के अंतर्गत लायबल होगा, यू सब क्लोज के अंतर्गत लायबल होगा। अगला आता है हमारा वी सब क्लोज। इसके अंदर यही है कि कोई व्यक्ति जो है रिटर्न या स्पोकनली डायरेक्टली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है किसी पर्सन की, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी क्या है, हमारा वी कैटेगरी के अंतर्गत लायबल होगा। अगला आता है हमारा डब्ल्यू, जिसमें क्या है, इंटेंशनली टच अ वुमेन, किसी वुमेन को, एस सी एस टी वुमेन को टच करता है, ठीक है, गलत इरादों से, या उसमें सेक्सुअली नेचर रखता है उस चीज़ का, ठीक है, विदाउट हिज कंसेंट ही, और मतलब समझ गए ना, गलत इरादों से अगर वुमेन को टच करता है, तो वो व्यक्ति डब्ल्यू के सब सेक्शन के सब क्लोज में आ जाएगा, मतलब कि इसके अंदर भी फर्स्ट उसमें आ जाएगा। एंड सेकंड आता है इसमें कोई ऐसा वर्ड या गेस्चर यूज करना जिससे क्या सेक्सुअली नेचर का वो चलता हो पता कि ये जो है क्या गलत इशारे कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मिडिल फिंगर दिखाना, ठीक है, या कुछ भी गलत इशारे दिख जाते हैं अलग से ही, तो ऐसा कुछ काम करता है वुमेन के साथ, तो वो हमारा डब्ल्यू कैटेगरी के सेकंड के अंदर आएगा। अगर आता है हमारा एक्स सब क्लोज एक्स, जिसमें करप्शन की बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है करप्शन या किसी व्यक्ति के ऊपर पानी मारता है, ठीक है। अगला आता है हमारा वाई डिनाइज अ मेंबर, किसी व्यक्ति को मना कर देना कि उसके कस्टमरी राइट को देने से मना कर देना, ठीक है, या पब्लिक रिजॉर्ट में उसकी बदतमीजी करना, तो वो भी हमारा वाई कैटेगरी के अंदर आएगा। जेड आता है फोर्सेज और कॉज अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू लीव हिज हाउस, विलेज और अदर प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, या अगर किसी व्यक्ति एस सी एस टी व्यक्ति को भगाया जाता है फोर्सफुली उसके घर से या उसके गांव से, या कुछ भी ऐसी जगह हो सकती है जिसे भगाया जाता है क्योंकि वो एस सी व्यक्ति है, तो वो जो है जेड कैटेगरी के अंतर्गत लायबल होगा। अगला आता है हमारा जेड ए, इसमें ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंटिव अ मेंबर, जिसमें किसी व्यक्ति को जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, मतलब कि उसे बांध के रख देता है कॉमन प्रॉपर्टी में ही सिर्फ उसे जाने का अधिकार जैसे, ठीक है, तो वो सब क्या है, लायबल होगा उस कैटेगरी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ए आ जाता है, इसमें आता है यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स फॉर एनी एरिया, किसी एरिया को कॉमनली बना देना कि आप जो है एससी का व्यक्ति ही जाएगा उस रिवर से, खाली एससी का ही पानी पिएगा, या कई लोगों को तो दिया भी नहीं जाता था खोदने का या टैंक का, तो उसमें क्या है अनइक्वली ट्रीट करना, तो वो भी क्या है हमारा जेड ए के अंतर्गत लायबल होगा। अगला आता है हमारा जेड ए का क्लोज बी, जिसमें बात की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को साइकिल चलाने से, बाइक चलाने से, नए कपड़े पहनने से, दूल्हा बनने से या घोड़ी चढ़ने से
या शादी की गाड़ी चलाने से अगर रोका जाता है तो वो भी इस सब क्लोज के अंतर्गत लायबल होगा। सी आता है हमारा एंटरिंग एनी प्लेस, जहाँ मंदिरों में अगर जाने से रोका जाता है, उसकी वर्शिप करने से रोका जाता है या उसके कल्चर को फॉलो करने से रोका जाता है, तो वो भी हमारा जेड ए के अंतर्गत लायबल होगा। अगला आता है हमारा डी, एंटरिंग एनी एजुकेशन प्राइमिस हॉस्पिटल, मतलब कि कोई एजुकेशन प्राइमिसेस यानी स्कूल कॉलेजेस, हॉस्पिटल के अंतर्गत डिस्पेंसरी यानी कि फार्मेसी, ठीक है, प्राइमेसी हेल्थ सेंटर, शॉप या कुछ भी पब्लिक ऐसी जो चीज़ें हैं जिसमें लोग जाते हैं उसमें जाने से रोका जाता है, ठीक है, तो वो भी हमारा जेड ए के अंतर्गत लायबल होगा। अगला आता है हमारा ई, प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशनल और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड, उस व्यक्ति से मना कर देना कि हम आपसे क्या साथ ऑक्यूपेशन नहीं करेंगे, मतलब वो ट्रेड नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो, ठीक है, आपको जॉब नहीं देंगे। तो ऐसा काम अगर करता है तो वो जेड ए के ई क्लोज के अंतर्गत आएगा। अगला आता है हमारा जेड बी, ठीक है, इसमें आता है कॉज फिजिकल हार्म और मेंटल एगोनी ऑफ ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो है फिजिकल हार्म उसके साथ कर रहा है या मेंटली डिस्टर्ब उसे कर रहा है, यानी कि मेंटली अटैक कह सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल अटैक, तो अगर वो कुछ कर रहा है तो वो व्यक्ति जेड बी के अंतर्गत लायबल होगा। जेड सी कहता है इम्पोजिंग और थ्रेटन ऑफ सोशल इकोनॉमिक बाइकॉट, अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाता है कि आप एस सी के हो, अगर आप यहाँ से नहीं छोड़ के जाते या आप ये काम नहीं करते तो हम आपका सोशली और इकोनॉमिक बाइकआउट करेंगे, आपकी फैमिली के साथ दुष्प्रचार करेंगे, तो वो व्यक्ति भी क्या है, जेड सी के अंतर्गत लायबल होगा। अब इसके अंतर्गत आता है हमारा सेक्शन 3 का क्लोज 2, ठीक है, ये अभी तक जो थी ये एट्रोसिटी के सारे पनिशमेंट थी जो हमने अभी तक इतनी सारी पढ़ी, यानी कि लगभग कई सारी जो है उसके साथ पनिशमेंट जो है डिफाइन है, ठीक है। तो अब सेक्शन 2 जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा सेक्शन है, सेक्शन 3 का क्लोज 1, इसमें कई सारे हमें पनिशमेंट देखने को मिले। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना सेक्शन 3 का क्लोज 2 जो है कंप्लीट करेंगे। जनरली इसमें क्या पनिशमेंट दी गई है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है कोई क्राइम करता है तो उसे कितनी पनिशमेंट होगी, ठीक है, ऐसी सब चीज़ें इन्हें हम लंबा पढ़ेंगे। तो इसे देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।